हेलो दोस्तों और डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं व्रत कुमार और हमेशा की तरह इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, ये जो स्विट्ज़रलैंड है जिसमें वर्तमान में 23 कैंटन है। कैंटन का मतलब ये होता है राज्य। जैसे अपने यहाँ पे राज्य कहते हैं तो वहाँ पे कैंटन कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब ये जो इस नक्शे में है टोटल 23 कैंटन है। अगर बात करें तो पूर्ण कैंटन तो है 20 और अर्ध कैंटन है 6। आज का जो इम्पोर्टेंट है अपना टॉपिक है वो है स्विच यानी स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषता। और ध्यान रखिएगा, आज के इस वीडियो से ये या तो पूरा का पूरा टॉपिक एग्जाम में आएगा या फिर इसमें से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो अच्छे से समझना है। इस हर एक विशेषता को मैं आपको बारीकी से और अच्छे से समझाने वाला हूँ, इसलिए पेन और कॉपी साथ में रखें ताकि आप जो पढ़ रहे हैं आपके खुद के नोट्स बने और आप इस चीज़ को एक कहते हैं पावरफुल यूज की तरह यूज करें आगे भी। तो शुरुआत होती है अपनी पहला ही यानी प्रमुख विशेषताओं से देखें तो पहली अपनी विशेषता है, जैसे आप देखें कि निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। ये जो संविधान है स्विट्ज़रलैंड का, ठीक है ना, ये निर्मित है। अब ये 2 बार निर्मित हुआ। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है 1848 में बना था, ठीक है ना। मतलब निर्मित हुआ था, निर्मित को बनना भी कहते हैं, और लागू हुआ था एक अलग है। तो ये जो है वो 1874 तक ये चला, ठीक है ना। इसके बाद वापस क्या हुआ, अपने स्विट्ज़रलैंड में एक नया संविधान बना और वह संविधान, ये संविधान इस तरह से लगभग 1874 में बदलाव हुआ और लास्ट ये संविधान कब तक काम किया, ये संविधान 1998 तक काम किया। फिर 98 में बात करें यहाँ पे दिसंबर 1898 के अंतर्गत वापस नया संविधान बना। क्या बना? नया संविधान बना। तो ये कहेंगे कि जो स्विस संविधान है वह वापस दोबारा निर्मित हुआ। कब निर्मित हुआ? दिसंबर 1898 को। और यही जो नया संविधान था यानी वर्तमान संविधान, ये संविधान 1999 में लागू हुआ। यानी पूरी डेट बताएं तो 18 अप्रैल, ठीक है ना। 18 अप्रैल 1999 को ये ब्रिटिश संविधान है वह लागू हुआ है। तो निर्मित कब हुआ? 1898 में और 99 लागू हुआ। और लिखित है क्योंकि इसको लिखा गया है एक निश्चित समय पे। जैसे हम बात करें यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इस समय लिखा गया है। अब बात आती है अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है। व्यापक मतलब थोड़ा बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि इस संविधान में वे बातें भी लिखी गई है जो शायद किसी देश के संविधान में नहीं होती। जैसे मछुआरों को मछली पालन के कुछ नियम होंगे, शिकारियों को कैसे नियम होंगे, या ऐसे मतलब नियम भी इस संविधान में जोड़े गए हैं जो शायद नहीं होते। इसलिए संविधान एक तरह से कहें तो एक बड़ा संविधान है। और अगर बात करें एग्जाम में पूछा जा सकता है तो व्यापक है, इसका मतलब इसमें कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद मतलब धाराएं। तो ध्यान रखना 195 तो है अनुच्छेद या हम कहें धाराएं है, और 4 अध्याय है। इसमें कितने अध्याय हैं? 4। इस तरह से स्विट्ज़रलैंड का संविधान है वह लिखित, निर्मित और व्यापक संविधान होता है। अब बारी आती है कि नेक्स्ट कि यहाँ पे बात करें कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब क्या होता है? कठोर संविधान, कठोर का मतलब है वो मुड़े तो मुड़ने नहीं, ऐसा नहीं। संविधान कठोर का मतलब आपको पता होगा, भारत के संविधान की विशेषता आपने पढ़ी है। तो संविधान में जो बदलने का जो प्रोसेस होता है, संविधान को जो बदलने का यानी उसमें संशोधन करने का, अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस होता है, उसी आधार पर संविधान लचीला या कठोर होता है। तो विश्व का सबसे कठोर संविधान तो आपको पता होगा, अमेरिका का संविधान है वो विश्व का सबसे कठोर संविधान। इसमें संशोधन करना बहुत ही टेढ़ी खीर मानी जाती है। और सबसे इजी वाला है ब्रिटेन का। यहाँ पे बात करें तो ये जो संविधान संशोधन इसमें अपनाया गया है वह ब्रिटेन से तो काफ़ी टफ है, लेकिन अगर अमेरिका के मुकाबले में देखें तो स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान उसमें बदलाव थोड़ा सा इजीली हो जाता है। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के यानी जो स्विस नागरिक हैं वो अपने आप में बदलाव को स्वीकार करते हैं। वो शांतिवादी लोग हैं, इसलिए वो कुछ भी नए चीज़ों में टांग अड़ाएंगे, बदलाव करते। इसलिए इसके जो संविधान में जो बदलाव होता है वो कठोर तो है लेकिन अमेरिका के जितना भी नहीं है। तो ये स्विस संविधान की एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होगी कि वहाँ के नागरिक बदलाव को तत्पर स्वीकार करते हैं और ये संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण कार्य भी होता है। प्राचीनतम गणराज्य, ये ध्यान रखिए। यानी यहाँ पे इस विशेषता का जिक्र यहाँ पे इस तरह से आपको समझना है कि अगर बात करें ना तो स्विट्ज़रलैंड में कभी भी राजतंत्र रहा ही नहीं। राजतंत्र रहा ही नहीं, हाँ बिल्कुल राजतंत्र नहीं रहा है। यहाँ पे हमेशा से अगर बात करें तो गणराज्य ही रहा है, यानी लोगों की सत्ता वाला राज्य ही रहा है।
तो जैसे हम बात करें, मैं आपको कुछ चीज़ें अगर यहाँ पे आपको बताऊँ तो 1876 का जो समय होता है, ठीक है ना, 1876 के आसपास हर जगह, जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हर जगह वहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजतंत्र। लेकिन इस दौरान भी यहाँ पर गणराज्य था। क्या था? गणराज्य। और ये गणराज्य व्यवस्था उस दौरान थी, इसलिए ये कहा जाता है कि आज भी यही व्यवस्था इस संविधान में मौजूद है। तो इसलिए इस संविधान की विशेषता हो गई कि यहाँ पर गणराज्य व्यवस्था है वो प्राचीनतम है। प्राचीनतम का मतलब आप समझ में होगा, जो सबसे पहले हो। तो ये व्यवस्था आज भी यहाँ पे विद्यमान है और ये तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता बन जाती है। और वर्तमान जैसे बात करें हम, संविधान 1999 में लागू हुई, इस संविधान में भी यही व्यवस्था निर्मित है, वो लागू है। फिर बारी आती है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक यानी संघ, संघात्मक का मतलब क्या होता है? संघ। जो अमेरिका एक फुल फ्लैश संघात्मक राज्य हम कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये संघात्मक व्यवस्था है, तो स्विट्ज़रलैंड के संविधान में, स्विट्ज़रलैंड के संविधान में ध्यान रखिएगा, वहाँ पर तो कहा गया है कि ये राज्य मंडल होगा। क्या होगा? राज्य मंडल, यानी विभिन्न अलग अलग कैंटनों का एक राज्य होगा। लेकिन अगर इसको सही ढंग से देखें तो ये एक संघ राज्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें शुरुआत में ही बात करी थी, अगर आपको पता हो, स्विट्जरलैंड के अंदर ये एक संघ है और इस संघ के अंदर कितने कैंटन हैं? 23 कैंटन है। कितने हैं? 23 कैंटन है, जिसमें से ध्यान रखना है कि जो 20 तो है, 20 है पूर्ण कैंटन। कैंटन का मतलब है राज्य, ये ध्यान रखना आप। 20 तो है पूर्ण राज्य और इसके बाद 6 है अर्ध कैंटन। क्या है? अर्ध कैंटन। तो इस तरह से क्या हो जाता है, 6 का आधा आधा यानी फुल प्लस 3 हो जाता है, तो 20 और 3 23 हो गया। अब अर्ध कैंटन और पूर्ण कैंटन में फ़र्क क्या है? जब ये टॉपिक आ गया है तो ये भी आपको बता देते हैं। तो ध्यान रखना है कि यहाँ की जो संघीय परिषद होती है, ध्यान रखना, संघीय परिषद, ठीक है ना, यहाँ की जो संघीय परिषद है उसमें मत देने का, जैसे अपनी राज्यसभा होती है, राज्यसभा में जो मत देने की जो व्यवस्था होती है, तो संघीय परिषद में पूर्ण कैंटन का, ये जो कैंटन है, इन कैंटन का तो पूरा वोट माना जाता है, यानी पूर्ण बहुमत। क्या माना जाएगा? पूर्ण बहुमत माना जाता है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ से 2 मेंबर आते हैं तो 2 के 2 काउंट होते हैं, लेकिन अर्ध कैंटन से इनको कितना मत प्राप्त है? 1 मत प्राप्त है। या जहाँ पर बात आती है कि बहुमत की, या हम बात करें कि जैसे वोटिंग देनी है, किसी चुनाव में भागीदारी देनी है, या व्यवस्थापिका कार्यपालिका में इसको चुनाव के में दौरान इनका योगदान है मत देने का, तो पूर्ण कैंटन का पूरा मत गिना जाता है, लेकिन अर्ध कैंटन का आधा मत गिना जाता है। बस ये इसमें फ़र्क है जो आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है नेक्स्ट, तो अब बात यहाँ पे ध्यान रखें कि स्विट्ज़रलैंड है वो संसदात्मक और अध्यात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय पाया जाता है। बिल्कुल। अब एक देश या तो अध्यक्षात्मक होता है, जैसे अमेरिका की शासन व्यवस्था की तरह, और एक देश होता है, हम बात करें ब्रिटेन की तरह। ब्रिटेन की तरह कैसे? संसदात्मक। कैसे कहेंगे? संसदात्मक। लेकिन यहाँ पर दोनों से अलग चीज़ अपनाई गई है। क्यों? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जिस व्यवस्था को देखें, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत ये दोनों व्यवस्था है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की जैसे हम बात करें तो यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, शायद आप इसको साथ में नोट भी करें ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम यहाँ पे संसदात्मक व्यवस्था में क्या होता है, संसद प्रमुख होती है, ठीक है ना, यानी जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक व्यवस्था में समझ लीजिएगा, संसदात्मक व्यवस्था में क्या होती है, जो कार्यपालिका होती है, ठीक है ना, वह कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। और अध्यक्षतात्मक व्यवस्था में क्या होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो कार्यपालिका होती है उसका व्यवस्थापिका के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों में फर्क है, इन दोनों का मिला जुला रूप है। क्यों? क्योंकि एक यूनिक चीज़ है जो आप यहाँ पे ध्यान रखिएंगे, यहाँ पर अध्यक्षात्मक और शासन व्यवस्था दोनों का समन्वय है। इसलिए ज़्यादातर देशों में क्या होती है कि कार्यपालिका एक व्यक्ति के हाथों में होती है, वो निर्वाचित होता है। लेकिन यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में जो कार्यपालिका है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं संघीय कार्यपालिका, क्या कहते हैं, संघीय कार्यपालिका। और जैसे हमारी बात करें
तो हमारे संघ की कार्यपालिका शक्ति वो एक राष्ट्रपति के पास होती है, तो एक ही व्यक्ति होता है, या बाकी और भी देशों में देखिए, लेकिन स्विट्जरलैंड में बहुत ही एक यूनिक व्यवस्था है कि यहाँ पे संघीय कार्यपालिका 7 लोगों में बटी होती है। कितने लोगों में? 7। यानी ये 7 व्यक्ति, इन सभी को बराबर पावर होता है। 7 में से एक को नाम दिया जाता है राष्ट्रपति का भले ही, लेकिन उसको वो अलग पावर नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सभी को बराबर पावर होता है। यानी यहाँ पे बात करें कि स्विट्जरलैंड में जो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति होता है वह उनके बाकी 6 सदस्यों के बराबर ही पावर प्राप्त होता है। यानी इस तरह से ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर 7 कार्यपालिका में 7 लोग बैठ के काम करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों का मिला जुला रूप है, क्योंकि जैसे हम बात करें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था, ये काफ़ी बहुखूबी इस देश की शासन व्यवस्था यानी संविधान में अपनाई गई है। अब जैसे अगर आपने ये संघात्मक व्यवस्था शायद नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। संघात्मक व्यवस्था में संघ होता है, जो मैंने आपको बता दिया, इन सब का मिला जुला रूप है। बहुल कार्यपालिका, जस्ट मैंने ये बताया वही, यानी यहाँ पे कार्यपालिका एक व्यक्ति के पास नहीं है, एक व्यक्ति के पास नहीं है। कितने व्यक्ति के पास है? 7 व्यक्ति हैं जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी एक व्यक्ति को नाम दिया जाता है जो फॉर्मेलिटी राष्ट्रपति, लेकिन उसे भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है जितनी बाकी को होती है। तो यहाँ पर जो कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका, यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति इस कार्यपालिका को चलाते हैं। ओके, अब बात आती है धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विस संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। स्विस संविधान ने अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म जाति के लोग होते हुए भी स्विस संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। और इसके लिए इसका जो एक अनुच्छेद है, अगर आप ध्यान रखें तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये बहुत अच्छे से एक समझाया गया है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। जैसे 1-2 लाइन तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अनुच्छेद 15 में धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और इसमें 4 अलग अलग उपधाराएं हैं। जैसे पहली अनुच्छेद 15 फर्स्ट में कहा गया है कि सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी, यानी धर्म और स्वतंत्रता की पूर्णतः गारंटी, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरी यहाँ पे कहा गया कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म और दार्शनिक विश्वासों की चयन और अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ उसके पालन की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। फिर बात आ रही है तीसरी, तो धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने या धार्मिक उपदेशों को पालन करने की पूर्णतः स्वतंत्रता रहेगी। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति पर धर्म विशेष को स्वीकार करने या सदस्यता ग्रहण करने के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होगा। तो इस तरह से भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसकी जो व्यवस्था है खूबहू यहाँ पे भी मिलती है। यानी स्विट्जरलैंड के संविधान में भी व्यवस्था है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और ये इसके अनुच्छेद 15 में बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। फिर बारी आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। जैसे आपको पता होगा कि जो मेन जो केंद्र सरकार होती है, संघीय सरकार होती है, ठीक है ना, वे कोई कानून बनाती है तो उस कानून को रद्द या हम कहें उस कानून को बदलने की जो शक्ति होती है वो न्यायपालिका के पास होती है। अमेरिका की जैसे यहाँ के देखें तो वहाँ की सरकार के द्वारा बनाए कानून को वहाँ की न्यायपालिका है वह संशोधन या रद्द भी कर सकती है। तो ये व्यवस्था न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें स्विट्जरलैंड में थोड़ा फर्क है। अब यहाँ पे क्या है, एक तो जैसे मैंने बात करी संघीय कार्यपालिका क्या होती है, यानी संघीय सरकार होती है, ठीक है ना, एक क्या होती है संघीय सरकार, बाकी दूसरी क्या होती है राज्यों की सरकार। राज्यों की सरकार का मतलब क्या होता है कैंटन, अभी मैंने बताया ना आपको कैंटन। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि राज्यों की सरकारों के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून को न्यायपालिका चाहे तो रद्द या संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संघीय सरकार द्वारा बनाई, संघीय सरकार यानी ये जो बहुल कार्यपालिका है जो 7 व्यक्ति जो होते हैं, संघीय कार्यपालिका के द्वारा बनाए किसी भी कानून को संसद आपने ये जो न्यायपालिका है वो संशोधन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे यही बात आपको समझ में आ गई होगी कि संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन लागू नहीं होता। राज्य कैंटनों में जरूर है लेकिन संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। फिर बारी आती है नेक्स्ट विशेषता नंबर 9, बहुभाषी राज्य। बिल्कुल, अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जर्मन भाषा, यानी 74% लोग हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं। लेकिन फिर भी
यहाँ पे 4 या 5 अलग अलग भाषा के लोग हैं, उन सभी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। इस तरह से यह एक विविधताओं में एकता का प्रदर्शन है। और ये बहुभाषी राज्य इसकी एक विशेषता है, लेकिन विशेषता भी उसको सहयोग देती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक राज्य को ही मतलब एक भाषा को राज्य भाषा दिया जाए, बाकी सब भेदभाव हो, नहीं। यहाँ पे बड़ी भाषा के लोग जर्मन है, लेकिन फिर भी सभी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। फिर बारी आती है प्रशासनिक कानूनों पर आधारित न्यायपालिका। अब प्रशासनिक कानून का मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ये वीडियो है ना पूरा समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये देख लिया है ना तो आपके इस लेसन से संबंधित 100% प्रश्न आएगा। प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका, यहाँ पे न्यायपालिका का मतलब ये है कि एक तो कानून है प्रशासनिक कानून, ठीक है ना, और एक कानून है आम कानून। इसका मतलब देखिए, स्विस संविधान में कहा गया है कि जो सरकारी लोग होते हैं उनके लिए कानून, उनके लिए न्याय व्यवस्था अलग होगी, तो वो प्रशासनिक कानून के अंतर्गत होगी, और जो बाकी आम लोग हैं उनके लिए भी न्याय व्यवस्था अलग होगी, यानी दोनों के लिए अलग। जैसे अपने यहाँ पे क्या विधि का शासन होता है, जैसे ब्रिटेन में सभी के लिए एक जैसा कानून होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए कानून है या न्याय वो प्रशासनिक न्याय कानून होगा, और आम लोगों के लिए कानून व्यवस्था है वह आम कानून व्यवस्था होगी। इस तरह से यहाँ पर न्याय करने का कार्य भी अलग अलग बांटा गया है। तो इसके लिए एक तो प्रशासनिक न्यायालय होगा, एक आम न्यायालय होगा, तो दोनों के लिए अलग अलग, ऐसा नहीं होगा कि इनकी सुनवाई ये करें, नहीं। तो ये एक व्यवस्था, बहुत अलग व्यवस्था देखी गई है यहाँ पे, और इस संविधान में इसको एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करें ना, एक ऐसा पूछा जाए कि स्विस संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताइए, सबसे टॉप मोस्ट, तो सबसे टॉप मोस्ट विशेषता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या सहभागी लोकतंत्र। स्विस संविधान है, यहाँ पर जो लोकतंत्र का जो रूप देखा जाता है वो किसी भी लोकतंत्र में मौजूद नहीं था। स्विट्जरलैंड का जो लोकतंत्र जो अपनाया गया उस संविधान में वो सबसे यूनिक है, और इसीलिए इसको लोकतंत्र का घर कहा जाता है। और इस स्विट्जरलैंड के संविधान को और इसकी शासन व्यवस्था को हर राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट को समझना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माध्यम अपनाया गया कि कानून व्यवस्था में भी आम लोग भागीदारी देते हैं। यानी इस व्यवस्था को और इस महत्वपूर्ण पॉइंट को हम आगे भी देखेंगे, क्योंकि आगे एक प्रश्न इस पर बनता है। तो हो सकता है आगे एक वीडियो और मिले आपको जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप में समझते हुए इनकी किस विशेषता की वजह से ये फेमस है वो भी हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आप क्या समझें, आज के वीडियो में आप स्विस संविधान की महत्वपूर्ण टॉप 11 विशेषताओं को समझ गए होंगे, और आई होप आपने कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे समझाए वो नोट भी कर दिए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण अच्छा लगा है तो इसको नोट भी करें और आगे शेयर भी करें। तो जब अच्छा लगा है तो इसको आगे भी फॉरवर्ड करते रहें। थैंक यू एंड टेक केयर।